हमारे चारों तरफ तेजी से बदलाव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, उसके हिसाब से सर्विस और प्रोडक्ट्स बदल रहे हैं। इस चेंज के चलते लोगों के बीच मार्केट करने वालों का चैलेंज बढ़ रहा है। क्या है वो तरीका जिससे कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट से जुड़े, ब्रांड की वैल्यू बढ़ाए और उसके साथ कंपनी के लिए इज्जत भी कमाए? ब्रांड बाजार में हमारा फोकस आज इसी पर है। नमस्कार, मैं हूं अश्लीन कौर। ब्रांड बाजार की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज क्या है खास इस शो में। बदलते वक्त में क्या हो मार्केटिंग के फंडे, ये बताएंगे दुनिया के सबसे बड़े मार्केटिंग गुरु डॉक्टर फिलिप कॉटलर। डिजिटाइजेशन के दूसरे फेज की आखिरी तारीख करीब, लेकिन कितने हैं हम टारगेट के पास? इस साल की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट पर एक नजर। और फिल्मी दुनिया के सफल डायरेक्टर्स को खींच रही है विज्ञापन की दुनिया, लेकिन कितना कामयाब रहा है ये एक्सपेरिमेंट? डिजिटाइजेशन के फेज 2 की डेडलाइन करीब है। पहले फेज में देश के महानगरों में 31 अक्टूबर 2012 से लागू हुआ डिजिटाइजेशन अभी तक अपने मुकाम पर नहीं पहुंचा है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 38 शहरों में लागू होने वाला डिजिटाइजेशन का फेज 2 क्या बिना किसी दिक्कत के शुरू हो पाएगा? कितने तैयार हैं हम? देश में डिजिटाइजेशन का दूसरा फेज कामयाब हो, इसकी तैयारी में एमएसओज और ब्रॉडकास्टर्स पूरे जोर शोर से लगे हैं। लेकिन 31 मार्च इसकी आखिरी तारीख है। हालांकि केबल ऑपरेटर्स इसे 6 महीने आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इसके पक्ष में नहीं है। और फेड 1 की अपनी गलतियों से सीख लेते हुए सरकार पूरे सेक्टर से गुजारिश कर रही है कि इस प्रक्रिया को कामयाब बनाए। जो ट्राई का रेगुलेशन है उसके एम्बिट के भीतर आप करें, लेकिन कई बार वो अपनी मर्जी से करते हैं जिनको बिजनेस सेंस दिखता है। लेकिन ये हमेशा, और इसकी वजह ये होती है कि हर कोई चाहता है कि एग्रीमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसका हो सके, और उतना ही बड़ा चैलेंज है कि एमएसओ और एलसीओज़ के बीच में एग्रीमेंट्स हो जाए। तो चैलेंज ये है कि क्या इंडस्ट्री, क्या केबल एमएसओज़, क्या डीटीएच प्लेयर्स इस चैलेंज में जो बॉक्स लगाने हैं उसके साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी तैयार कर पाएंगे फॉर द ग्रोथ। डिजिटाइजेशन का दूसरा फेज 60% तक पूरा हो चुका है। 5 शहरों में 100% डिजिटाइजेशन हो चुका है। 21 शहरों में 50% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। लेकिन श्रीनगर, रांची, कोयम्बतूर और जबलपुर में 30% से भी कम डिजिटाइजेशन हुआ है। ये नंबर्स की बात नहीं है, लेकिन इंटेंट की बात है, और इंटेंट में गवर्नमेंट ने दिखा दिया है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और कंज्यूमर्स ने भी दिखाया है कि वो अच्छा कंटेंट चाहते हैं। तो आई थिंक ये एक इवॉल्विंग टाइम है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। इंडस्ट्री का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम दूसरे फेज में दिक्कत कर सकते हैं। कई लोग मार्केट में उपलब्ध सेट टॉप बॉक्सेस की क्वालिटी पर भी चिंता जता रहे हैं। Because of the rush of the industry and we had to, crunch it up into a short period of time, the billing and the collections have been slow. The subscriber management systems have been slow. We don't even know where some of the boxes are. So that really has to happen now for the returns to come to the industry and for the other operators, the LCOs, to see in the other markets, phase 2 markets, phase 3, so they can say we need to invest in this thing. इसके अलावा सरकार ने बजट के दौरान सेट टॉप बॉक्सेस पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की। ये किया गया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए। अभी तक सेट टॉप बॉक्सेस दूसरे साउथ एशियन देशों से आते हैं, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर्स इतनी जल्दी इतनी ज्यादा डिमांड को पूरा कर पाएंगे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर इसको व्यापक संदर्भ में देखें और देश के संदर्भ में देखें और ये सोचें कि इस पूरी प्रक्रिया में अगर मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स के जो हम सेट टॉप बॉक्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका 20, 25, 30% हिस्सा भी देश में बन सके तो देश की इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा रहेगा। यही उम्मीद है कि सभी मुसीबतों का सामना करते हुए सरकार फेज 2 की डेडलाइन को मीट कर पाए और फेज 1 के अधूरे काम को भी कर पाए। शिबानी घरत, मुंबई। देश की मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री में कौन है सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिलाएं? ये बताती हैं इम्पैक्ट की 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट। इस लिस्ट में महिलाएं अपने काम, उस काम में मिली सफलता और अपने क्षेत्रों में नाम कमाने जैसे कुछ पैमाने पर चुनी गई हैं। देखते हैं कौन कौन है इस लिस्ट में इस साल। इस साल की 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में सबसे पहला नाम है शोभना भरतिया का, जो एचटी मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन और एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। नंबर 2 पर है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर विनीता बाली, और फिर है एकता कपूर, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बालाजी टेलीफिल्म्स। 1986 में भरतिया ने हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन किया था और वो देश में किसी नेशनल न्यूज़पेपर की पहली महिला सीईओ रहीं। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को लगातार नया और युवा रूप दिया है।
इनके अलावा पहली 10 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गोदरेज ग्रुप की तान्या दुबाश, इंग्लिश विंग्लिश के लिए प्रशंसा पा चुकी गौरी शिंदे, संगीता पेंडोरकर जो एमडी केलॉग इंडिया हैं और गीतू वर्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट इनोवेशन हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे नाम शामिल हैं। फाइनली मेरी इंडस्ट्री का अवार्ड मिल रहा है तो दैट मेक्स इट बिकॉज़ दिस इज होम। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि जब औरतें घर से निकलती हैं काम करने के लिए, चाहे ये कितना भी क्लीशे साउंड करे, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत कुछ स्टेक पे होता है। कई नए चेहरे भी इस साल लिस्ट में शामिल हुए हैं जो लाइमलाइट में रहे और लगातार अपने काम के लिए सराहे गए हैं। इनमें CNBC TV 18 की एग्जीक्यूटिव एडिटर शिरीन भान, पार्ले एग्रो की जॉइंट MD नादिया चौहान, फास्ट ट्रैक की मार्केटिंग हेड सिमरन भसीन शामिल हैं। इन्फ्लुएंशियल विमेन की इस लिस्ट में माइंड शेफ फल्क्रम की अनुप्रिया आचार्य और टाटा कैपिटल की डेप्यूटी VP ब्रांड मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वितिका देवरस ने भी जगह बनाई है। एक अरसे के बाद में women are being honored, something which they should have gotten long time back. तो ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है तो one is enjoying the whole situation. ये इंडस्ट्री ऐसी है, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, मार्केटिंग, हमेशा से इसमें विमेन के लिए सक्सेसफुल होना हैज़ बीन मच ईजियर दैन एनी अदर इंडस्ट्री आई फील। हम काफ़ी सारी और लड़कियों के लिए, यंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए कुछ रोल मॉडल बन सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो है। इस साल जूरी के पास 90 नामों की लिस्ट थी जिसमें से 50 चुने जाने थे। काफ़ी जद्दोजहद, बहस और फिर एक साइलेंट स्कोरिंग के बाद ही ये लिस्ट तैयार की गई है। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आगे देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े मार्केटिंग गुरु प्रोफेसर फिलिप कॉटलर के साथ एक खास बातचीत हमारी खास सीरीज मार्केटिंग एंड आई में। वेलकम बैक। ब्रांड बाजार की खास सीरीज मार्केटिंग एंड आई में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं देश ही नहीं दुनिया के सबसे जाने माने मार्केटिंग गुरु डॉक्टर फिलिप कॉटलर से। कॉटलर हाल ही में भारत आए। ग्रेटर नोएडा के GRE मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कॉटलर ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और वहां मौजूद लोगों और स्टूडेंट्स को मार्केटिंग के गुर सिखाए। उनसे बात की CNBC आवाज की फीचर्स एडिटर श्वेता भंडराल ने। Welcome, Dr. Kotler, in our special series Marketing and I on our show Brand Bazaar. We are honored to have you here, sir. Thank you very much. So my first question to you is, India, though as a nation, is still developing, but in a lot of our metros, people are as developed as in any other developed nation. As a marketer, what are your thoughts on this when a brand gets into marketing itself in such a scenario? Well, I would like India to focus on a couple of things in its growth and development. I would like India to be the country that finally solves how we reduce and eliminate poverty. I mean, you've got that problem and other countries have it, and I think it would be great if you could figure out how to make some of your products more accessible to poorer people. I also think that you have a great chance to open up global brands, but the way it's going to be done is by having big multinationals coming out of India that first become multinationals for the region, which will cover also the ASEAN region and so on. And as they grow, eventually India itself will have lots of products that we respect and want to own. So in India, a lot of our population resides in tier 2, tier 3 cities, villages. How do you think a marketer or a brand should connect to these people with their brands? Yes, the question is a good one about how Indian marketers can reach the rural section, the villages, which are often very remote. And I would say that it would be best to start trying to serve those bigger villages that are closer to the cities, where some interaction can be created between what the city offers and what they are getting. And of course, it would be easier to reach those bigger villages that are closer to the city, and whatever you learn about how you can improve their health, their education, and their food and so on, can then be used to get into the smaller villages that are more remote. Some companies, particularly Coca-Cola, Nestle, and others, already have found ways to deliver any product to the most remote village, and that's a very good sign.
So companies today have become really rich in terms of the information that they can gather about their consumer. Similarly, the consumer can also gather a lot of information about the brand. In this scenario, how do you think a brand should domestically market its product? The whole question of how to do a better job with your own domestic consumers, let's leave export out of this picture, is to have qualified marketers. Now, a qualified marketer is one that is at least a 4P marketer, not a 1P marketer. Namely, every company deserves to have on its staff a marketer and a team that can create a marketing plan, which we call a 4P plan. And by the way, a bigger job of the marketer is not to sell a product, but to help develop the right products for the market. So we forget about too often that marketing is even more important as a system for detecting opportunities, calibrating them, and making the right products than simply assuming someone else has figured out some products and your job is only to sell. Originally, marketing was there to help the salesman sell. Now, marketing is there to figure out what the company should be selling. So we see a lot of brand war on rise in India right now. Apart from Apple and Samsung, which is worldwide, we have Lifebuoy and Dettol, we have KFC and Mac. How does this kind of advertising help? And where do you think is the need for this kind of advertising and marketing? Well, you know, traditionally we have competitors and we have to show what's good about us compared to our competitors. We're not allowed to actually say bad things about competitors, although frankly the temptation is there because some competitors are lying or exaggerating what they're doing. But these are called marketing wars. Samsung is in a war now with the iPhone, the Apple people, and I think the role of advertising is one part of the role of a company being strong and so on. I think the key in wars is to come out with the better product, not to come out with the better ad. I mean, of course, a better ad works better than a poorer ad, but in the end, I want to trust that the company that ends up with offering more features and benefits is going to win, whatever their name is. Lastly, sir, I would want you to give us some marketing mantras, especially for the entrepreneurs, the young Indian entrepreneurs who are coming up with brilliant ideas and are trying to build up their brands. Well, the entrepreneur from the very beginning has to market it to his family just to get some seed money from friends and family, and then has to take it to a bank maybe and see if they can raise any money, or a venture capital firm. Basically, an entrepreneur who only focuses on this new product or something is making a mistake. What that entrepreneur needs is the ability to persuade different groups to believe and trust his vision. I think what the small brand should do is more niching. Instead of going after everything that the big brand is doing and every customer that the big brand has, the small brand has to start focusing on a segment of the market, one that is maybe not that important to the big brand, so that in attacking that segment, the big brand won't necessarily notice it or even protect it. So I think that the idea is very precise targeting for the small brand to take a bite out of the big brand, and that will work. Remember the story of Nirma. I think it was a soap brand that was from a small company, and it was outfoxing and outperforming Unilever. Thank you, Dr. Kotler, for taking out time for us. Thank you for your questions. I appreciate them. 30 सेकंड का एड बनाना है आसान या 2 घंटे की फिल्म बनाना? जानेंगे कैसा है फिल्म डायरेक्टर्स का एड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। शो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है एक डायरेक्टर केवल एक फिल्म डायरेक्टर है, या फिर एक प्ले डायरेक्ट करना, एक स्ट्रीट प्ले डायरेक्ट करना, एक फिल्म बनाना और विज्ञापन बनाना? डायरेक्शन तो हर जगह चाहिए, लेकिन अलग तरह का। क्या एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर का काम कर सकता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या उतना अच्छा कर पाएगा और क्यों करना चाहेगा? फिल्म और विज्ञापन की दुनिया के इस नए रीमिक्स के बारे में बता रही हैं शिवानी खरत।
जनरली ये देखा गया है कि एक एड फिल्म मेकर एडवर्टाइजिंग की दुनिया में एक मुकाम पर पहुंचने के बाद ही फीचर फिल्म की दुनिया में अपने कदम रखता है। हमारे पास अभिनय देव, राम माधवानी, प्रदीप सरकार, सुजीत सरकार, दिवाकर बैनर्जी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जैसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने पहले एडवर्टाइजिंग की दुनिया में अपनी पकड़ जमाई, उसी के बाद फीचर फिल्म की दुनिया में अपने कदम रखे। हम इसे नेचुरल ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, लेकिन आजकल कुछ उल्टा हो रहा है। इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, अनुराग बासु, शिमित अमीन, इन फिल्म मेकर्स में बेहतरीन फीचर फिल्म्स बनाने के अलावा एक और चीज कॉमन है। ये ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुल फीचर्स बनाई और फिर एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कदम रखा। लेकिन एड फिल्म मेकिंग और फीचर फिल्म मेकिंग दोनों काम और कला के लिहाज से एकदम अलग है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इधर उधर के डायरेक्टर्स आपस में मिक्स करना आई थिंक एनरिच करता है प्रोसेस को। एक एड फिल्म 100 मीटर डैश है और फीचर फिल्म एक मैराथन लंबी रेस है, और दोनों में के लिए बढ़िया काम करने के लिए अलग अलग काबिलियत चाहिए। हालांकि एक ब्रांड के लिए विज्ञापन बनाते वक्त ऐसी कई स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनके लिए एक फीचर फिल्म मेकर की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ सकती है। बहुत कम टाइम ऐसा होगा कि मान लो आपके पास एक ऐसा स्पेसिफिक स्क्रिप्ट है जो कि मान लीजिए एक कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल टाइप का है, मान लो वहाँ पे ये लोग उतने शायद दक्ष नहीं हैं। वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है कि आप फराह खान जैसे किसी से बात करें। जब एक फीचर फिल्म मेकर आता है तो उसके पास वो सीमा नहीं होती, तो वो बिना बेझिझक के ऐसे सवाल पूछता है या ऐसे इनपुट्स लाता है जो कभी कभी एक एड फिल्म मेकर 2 बार सोचता है उसके बारे में। कुछ डायरेक्टर्स हैं जो फीचर फिल्म में उनकी परफॉर्मेंसेस उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, तो कल को अगर मेरा जो ऐड है उसकी कहानी में मुझे बढ़िया परफॉर्मेंसेस निकलवाने, आई वोंट माइंड लुकिंग एट अ फीचर फिल्म डायरेक्टर। और हाँ, किसी फिल्म डायरेक्टर को विज्ञापन बनाने के लिए अक्सर इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि विज्ञापन में ब्रांड को कोई बड़ा स्टार रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे शकुन बत्रा ने करीना के साथ फिल्म भी बनाई और फिर विज्ञापन भी शूट किया। अगर एक छोटी सी चीज़ जो मैं आप फीचर फिल्म से ऐड फिल्म में ला सकता हूँ कि अगर मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जिनको मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि एक कंफर्ट लेवल है उनसे बात करने का, और मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि करीना के साथ मतलब उनका परफॉर्मेंस का क्या प्रोसेस है, वो कैसे वर्क करती हैं। आजकल अक्सर अपनी 2 फिल्मों के बीच के खाली समय में एक तो विज्ञापन शूट कर लेना फिल्म डायरेक्टर्स के लिए बढ़िया कमाई का जरिया भी हो गया है, और कई फिल्म डायरेक्टर्स अपनी कला के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी ये काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये टाइम पास है। अगर आप यहाँ के ए लीग के डायरेक्टर्स देखें, उनके लिए टाइम पास नहीं है, उनके लिए काफ़ी अगर लाछन उछलती है, अगर ऐड अच्छा नहीं बनता, ठीक है, तो उनके लिए वो लाछन उनकी नेक्स्ट फिल्म का बजट भी ड्रॉप कर देता है और उनका रिस्पेक्ट भी ड्रॉप कर देता है। एक कमर्शियल करोगे तो आपको आधी रोटी डेफिनेटली मिलेगी, वो एश्योर्ड है। वेरेज फिल्म शायद वो आधी रोटी भी ना नसीब हो या फिर आप रोटी का दुकान खड़ा कर दे। आई थिंक बॉलीवुड का वो एक एडवांटेज है वर्सेस टीवी कमर्शियल का एक 30 सेकेंडर, एक 40 सेकेंडर का ये है कि आपको एक एश्योर्ड इनकम डेफिनेटली है। एंड आई थिंक लॉट ऑफ दिस न्यू एज डायरेक्टर्स उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस किस्म का पैसा काफ़ी मायने रखता है। फॉर मी इट वर्क्स एट 3 लेवल्स। एक है कि वो एक आपको चांस मिलता है अपने स्किल पे काम करने के लिए। जो दूसरा है कि आपको हमेशा थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है क्योंकि आप आराम से पिक्चर बना रहे हैं, उसमें 5 मिनट का सीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऑल ऑफ अ सडन आपको एक कहानी बतानी है 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, वो आपको एक चैलेंज के बतौर रखता है और इट कीप्स योर माइंड वर्किंग, यू नो, आई थिंक विच इज़ ग्रेट। तीसरा, आप बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं। एक ठुमरी गायकी है, एक गज़लें हैं, दोनों के जो सिंगर्स हैं अपनी अपनी जगह पुख्ता हैं, लेकिन एक का दूसरे को अटेम्प्ट करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, यू नो। एक बार एक ठुमरी गायक गज़लें गाए तो उसमें एक ठुमरी का पुट मिल जाता है, यू नो, तो अच्छा है। गज़ल गायकी में भी एक अच्छी चीज़ आ जाती है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन विज्ञापनों में फिल्म डायरेक्टर्स अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए जो बहुत अलग हो। कई फीचर फिल्म डायरेक्टर्स भले ही आज एड फिल्म्स बना रहे हों, लेकिन मजा तो तब आएगा जब ये ट्रेंड इन्हें दोनों कामों में महारत दे पाए। शिबानी घरत, मुंबई।
एड ऑफ द वीक में इस बार हमारी नजर रही आईपीएल के विज्ञापनों पर। सेट मैक्स ने फराह खान को ब्रांड एम्बेसडर लेके जो विज्ञापन बनाए वो हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, लेकिन बीसीसीआई के बनाए इस रंगों से भरे विज्ञापन ने जरूर हमें अपनी ओर खींचा। देखते हैं ये विज्ञापन और लोगों की इस पर राय। कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा है कि कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अगर मतलब ये एक ऐसा मतलब क्या बोले, इट्स लाइक अ नेटवर्क, यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट, यू वांट टू स्टे विद इन इट। द वे यू यूज क्रिकेट एंड द वे यू यूज सर्टन रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस and you use color to say ki no, it is fine to not give consent, it is fine to harass, it is fine to throw water or color on somebody even if they don't want to. So that is where I feel very uncomfortable with. It's all about खुशी, it's all about जो सोफा के ऊपर फैमिली बैठी है वो नाच पड़ती है जब वो आईपीएल में कोई भी टीम जीतती है। अगर वो दिल्ली जीत रहा है, चेन्नई जीत रहा है, वो उनके अंदर जो स्पिरिट होता है वो जगाना चाहता है। इसी के साथ आज के ब्रांड बाजार में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।